तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले नितेश कुमार को थैंक्स फॉर सेंडिंग 11 रुपीज़ और जुगनू कुमार भाई को थैंक्स फॉर सेंडिंग 20 रुपीज़। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जू फैन गू सेंगटोन से कहता है मैं इस लॉकेट को पहने रहना चाहिए, तब जो गू सेंगटोन होता है वो जू फैन से कहता है डैड लेकिन मैं 300 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं कोई ऐसा वैसा कोई बच्चा नहीं हूँ। और क्या आप ये सोचते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये करता क्या है? ये मेरी स्ट्रेंथ को हाइड करता है। मैं इस समय 6th लेयर का इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इसको पहनकर ऐसा लगता है कि मैं बस डिफेंसलेस छोटा सा 7 साल का बच्चा हूँ। और यहाँ तक आते आते सभी लोग मेरे बालों को इतना छू रहे थे और मेरे सर को इतना दबा रहे थे, उलझा रहे थे, और अगर आप उन्हें नहीं रोकते तब तो मैं मर ही जाता। लेकिन जो जू फैन होता है वो यंग सिंजी से कहता है गू सेंगटोन अभी तुम चुप ही रहो। क्या तुमने आसपास 7 साल के उम्र में किसी को यहाँ पर इथेरियल स्टेज बनता हुआ देखा? यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी एज का कोई भी इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना एकदम बेवकूफ़ी से भरा होगा, जिससे कि सेंट्रल एरिया में सभी लोग बस हमारे पीछे पड़ जाएंगे और तब हम लोग कैसे ही काम कर पाएंगे। गू सेंगटोन कहता है मुझे पता था डैड ने एक डिमोनिक ट्रेजर बनाया सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑरे को हाइड करने के लिए, लेकिन क्या आप इसे छोटा और कम चमकदार नहीं बना सकते थे? इतनी बड़ी चीज को पहनना बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। देन जो जू फैन होता है वो वैसे ही कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा प्रीसियस हो, इसीलिए जरा तुम अपने चाइल्डिश और क्यूट फेस की तरफ देखो, क्या ये इनोसेंट नहीं लगता है? और तुम्हारे ऊपर इस एवर लाइफ लॉकेट को जोड़कर तुम तो एकदम एंजल की तरह दिख रहे हो, और तुम जैसे एंजल को देखकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हारे अंदर बिस्ट छुपा हुआ है। तुम सबसे बड़ा हथियार होगे। जरा इसके बारे में सोचो, जब हम किसी ऐसे दुश्मन से मिलेंगे जो लड़ने में बहुत ज्यादा ही कठिन हो, तब हर कोई तुम्हें अनदेखा कर देगा, जिससे तुम्हें अपनी मुट्ठी से तुम्हें उनको तोड़ने का मौका मिलेगा। क्या ये शानदार नहीं है? देन जू फैन की बातें सुनकर गू सेंगटोन भी अपना सिर हिलाता है और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है ये मेरे पिताजी हैं जो कि पहले से ही स्टेज को तैयार कर रहे हैं। इनकी बात समझ में आती है। और फिर ये सोचने के बाद गू सेंगटोन कहता है वैसे डैड हम लोग कब फाइट करेंगे? जू फैन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी नहीं हो। और फिर ये कहने के बाद पूरी सिटी की तरफ देखने लगता है चारों तरफ, और फिर दोबारा से कहता है सेंट्रल एरिया के 9 डोमेन्स में से एक लॉर्ड यहाँ पर रहते हैं, जिन्हें कि द फॉर्मर बीस्ट ऑफ ईस्टर्न लैंड सेंग गुआन फी यून भी कहते हैं, और इस समय हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उन्हें अवॉइड करें। और देन वैसे ही जू फैन अपने आसपास देखने लगता है और कहता है ड्रैगन एंसेस्टर के स्केच मैप के अनुसार जो वर्ल्ड विंड टनल है वो यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए, और क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को सब कुछ मिल जाता है और इसीलिए इस चीज को फ्लाइंग क्लाउड मैनर में होना चाहिए। देन वैसे ही जू फैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सिचुएशन को एनालाइज करने लगता है, और फिर कहता है लेकिन जो फ्लाइंग क्लाउड मैनर है वहाँ पर सेंगवान फी यूंग रहता है, और इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे और उनके नाक के नीचे से कुछ भी करना वो इम्पॉसिबल होगा। और देन वैसे ही जू फैन अपनी आइज को ओपन करता है, देन उसे हेडेक आता हुआ फील होता है। वैसे ही जो गू सेंगटोन होता है वो भी कहता है तो फिर फादर हमें क्या करना चाहिए? और क्योंकि डैड ने कहा है कि यहाँ पर टन्स ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, तो फिर हम दोनों लोग ही उन्हें नहीं रोक पाएंगे, और यहाँ पर ड्रैगन ब्रीथिंग पिल का यूज करना एकदम ही वेस्ट होगा। और देन जो जू फैन होता है वो भी कहता है मैं ड्रैगन ब्रीथिंग पिल यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, और वो बस मैं सबसे लास्ट में एकदम जरूरत पड़ने पर ही यूज करूंगा। देन वैसे ही जो जू फैन की आंखें होती है वो साइन करने लगती है, और यंग संजी से कहता है यंग संजी तुमने देखा ही है कि गेट में कितनी ज्यादा सिक्योरिटी थी और वे बूढ़े लोग कितने ज्यादा ही सतर्क थे, और हम लोग महीनों से सेंट्रल एरिया में हैं और बहुत सारे शहर देखे हैं, लेकिन केवल सिर्फ इसी गेट के गार्ड सतर्क हैं। ये सुनने के बाद गू सेंगटोन भी अपना सर हिलाते हुए कहता है शायद ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 9 डोमेन सेंट्रल सिटी में से एक सिटी है, शायद इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। जू फैन कहता है नहीं नहीं, इसके अलावा यहाँ और कोई भी चीज है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। कह करके जू फैन अपने सर को हिलाता है और हल्की सी स्माइल करता है, और फिर दोबारा से कहता है जो सेंट्रल एरिया है वो ओवर बेयरिंग रहा है और यहाँ तक कि दूसरे एरियाज के स्पाइस से भी अनअफ्रेड डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि ये इतने मजबूत हैं कि चाहे कुछ भी लीक क्यों ना हो जाए वे अभी भी और किसी को भी कुचल सकते हैं। इसी रीजन की वजह से जो सेंट्रल एरिया है रिलैक्स और कैजुअल है, और इसीलिए वो लोग बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेते हैं और एकदम ही शांत रहते हैं। फिर भी जो ये फ्लाइंग क्लाउड सिटी है वो अभी अलग दिख रही है, और इसी चीज से पता चलता है कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे सेंगवान फी यूंग भी सतर्क हो गया है, और इसका मतलब ये है कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी और यहाँ तक कि इस मैनर में भी इसकी जांच करने का कोई भी मौका नहीं है, और ये गू सेंगटोन ने बोला था। देन हंसते हुए जू फैन कहता है जो भाग्य होता है वो साहसी लोगों का साथ देता है। सेंगवान का टेंस होने का मतलब है कि वो एकदम खतरे में है। मुझे नहीं पता कि ये खतरा कहाँ से आता है, लेकिन संघर्ष चल रहा है, कुछ तो चल रहा है जिससे हमें बचकर निकलना चाहिए। देन ये सुनने के बाद जो गू सेंगटोन होता है वो हंसते हुए कहता है पिताजी आखिरकार मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोची, सही में फादर आप बहुत ही ज्यादा होशियार हो। और देन दोबारा से
हंसते वक्त गुस्टंगटन कहता है तो फिर पिताजी अब हमें क्या करना चाहिए। देन वैसे जो फिर मुस्कुराते हुए कहता है कोई जगह ढूंढना होगा और अभी बदलाव को देखना होगा और हम शायद कुछ समय के लिए यहीं पर रुकेंगे और ये कह करके हंसने लगता है। और देन वैसे जो जूफेन होता है वो सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ जाने लगता है और उसके पीछे गुस्टंगटन भी था जो कि अभी हैरान था। और अब हमें 3 घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। जूफेन और गुस्टंगटन दोनों ही एक कोर्टयार्ड के सामने आ चुके थे। वो लोग कुछ समय के लिए अबेंडेंड लग रहे थे और उनके बगल में एक दाढ़ी वाला आदमी था जो कि रेडियन स्टेज के 6th लेयर पे था। देन वैसे ही वो आदमी कहता है आपकी अच्छी नजर है, फ्लाइंग क्लाउड सिटी में बस कुछ ही ऐसे ग्रेट हाउसेस हैं और अगर मुझे स्पिरिट स्टोन्स की अर्जेंट जरूरत नहीं होती तो मैं इसे नहीं छोड़ता। उस आदमी ने अपने आसपास किसी को ना देखकर अपनी बात रखी। वैसे ही गुस्टंगटन ने भी अपनी आंखें घुमाई और जब गुस्टंगटन ने पहली बार बूढ़े आदमी को बाजार में देखा था तो उन्हें अच्छा लग रहा था कि वो उन्हें बस एक तरफ खींच रहा हो। उसने सोचा कि ये कोई एक विशेष व्यक्ति है जो उन्हें मकान बेचने की कोशिश कर रहा है। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल एरिया है वो सही में बहुत सारे एक्सपर्टों से भरा हुआ है और इसीलिए तो जो रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट हैं वो बस रियल स्टेज एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन जो प्रोफाउंड हेवन स्टेज के एक्सपर्ट होंगे वो क्या करते होंगे? क्या वो घरों की सफाई करते होंगे या नालियां सफा करते होंगे? देन जो जूफेन होता है उस हाउस को देखते हुए कहता है वैसे इसका प्राइस क्या होगा? देन वैसे ही जो वो एजेंट होता है वो कहता है वैसे 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स कैसे रहेंगे? जब जूफेन ये सुनता है तो वो वैसे ही कहता है क्या 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स? देन वैसे ही जूफेन मॉक करते हुए कहता है आप इसे क्यों नहीं लेते और क्या तुम मुझे एक मनी बैग समझते हो? और इसके अलावा वेस्टर्न लैंड में जो इंपीरियल कैपिटल के हाउस होते हैं सिर्फ उनकी कीमत 1 मिलियन होती है और जो घर होते हैं वो सिर्फ रहने की जगह है, बल्कि जो स्पिरिट स्टोन्स है वो किसी कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और अपने ट्रेनिंग की जगह अपने इतने महंगे हाउस को खरीदना फ्यूचर की बर्बादी है। देन जो वो आदमी होता है वो जो फिल्म को देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये वेस्टर्न लैंड और इस सेंट्रल एरिया में जब तक कि तुम एक कोई अमेजिंग टैलेंट ना हो तब तक कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। और जरा मेरी तरफ देखो, अगर मैं वेस्टर्न लैंड में थोड़ी टाइम के लिए घूमने चला गया तो वहाँ के जो प्रिंस और जो नोबल फैमिलीज होंगे वो मेरे सामने झुकेंगे और यहाँ पर तो सिर्फ मैं एक एजेंट हूँ और तुम्हें इस सेंट्रल एरिया से भाग जाना चाहिए और तुम्हें बेकार लोगों के बीच ना रह करके अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए और तुम्हें यहाँ रह करके कुछ बनना चाहिए या फिर यहाँ पर कोई सर जैसे व्यक्ति वाला आदमी ऊपर उठा सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। और अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो मैं यहाँ पर अपने लॉर्ड के साथ आया था। वो एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट है और फ्लाइंग क्लाउड मैनर के एक गार्ड भी हैं, वो भी रीजन के बेस्ट में से एक एक्सपर्ट हैं। और जब उस आदमी ने ये बताया वैसे ही जूफेन बोलता है क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड की देखभाल फ्लाइंग क्लाउड मैनर के द्वारा की जाती है तो उनकी वैल्यू भी की जानी चाहिए। देन वैसे ही वो आदमी कहता है आखिरी में सब कुछ भाग्य के ऊपर टिका होता है और शुरू में तो हम लोग ठीक से खा पी भी रहे थे, लेकिन अभी हमारे घर में 1 महीने पहले चोरी हो गई। चोर बहुत बड़ा खजाना लेकर भागने वाला था और जो स्वर्ड किंग सेंगवान फी युंग थे उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया और सबको मार डाला और उन्होंने वहाँ पर 100 ऑफ सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स को मार डाला था और उनमें से एक हमारे लॉर्ड भी थे। हालांकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि जो चोर था वो जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट के नाक के नीचे से भी चोरी कर ले गया, लेकिन जब लॉर्ड एंग्री हो गए तो उन्होंने सारा गुस्सा उन पर उतार दिया, कुछ ही समय में सबको मार डाला। देन वैसे जो जूफेन होता है वो सब चीजें फिगर आउट करता है और कहता है तो अच्छा इसीलिए यहाँ पर सिटी इतनी ज्यादा टेंस्ड है और दोबारा से कहता है तो अच्छा जो तुम्हारे लॉर्ड है वो मर चुके हैं और तुम इसीलिए उनके हाउस को सेल कर रहे हो। और देन दोबारा से अपने मन में कहता है अच्छा कोई चुपके से उस मैनर में घुस गया था। देन जो एजेंट होता है वो जूफेन से बताता है जो चोर था वो जिस चीज के लिए वहां पर गया था वो उस चीज को नहीं पा पाया था और अनसक्सीड हो गया था, इसीलिए वो दूसरे चांस के लिए जरूर वहां पर आएगा और इसीलिए यहाँ आसपास जितने भी गार्ड हैं बहुत ज्यादा ही सतर्क हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा ही टाइट कर दी गई है। तो ऐसे ही वो और भी बातें जूफेन को बताता है और इस समय जो जूफेन था वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। इस समय जूफेन के अंदर एक योजना बनने लगी थी। देन वैसे ही जूफेन कहता है उस आदमी से वैसे आप मुझे देखकर ही बता सकते हैं कि मैं एक कमजोर लड़का हूँ और आखिरकार मेरे पॉकेट में 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन कैसे हो सकते हैं। देन वैसे ही वो जो आदमी होता है उसके अंदर एक डर था कि कहीं जूफेन उसे विश्वासघाती ना समझ ले, उसने इसीलिए यहाँ पर पीड़ित होने की भूमिका निभाई। देन वैसे ही कहता है सर जरा सोचिए, मेरे जो लॉर्ड थे वो सिटी लॉर्ड होने के बावजूद भी मतलब वो एक गार्ड थे, मैं तो बस एक गार्ड का नौकर हूँ और क्या एक रेडियन स्टेज कल्टीवेटर एक लॉर्ड के हाउस को संभाल सकता है। और जब मेरे लॉर्ड की मृत्यु हुई तो जो घर में रखा हुआ ट्रेजर और जो बिल्स थी वो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट द्वारा चोरी हो गई, जिससे ये पूरी की पूरी जगह खाली हो गई, इम्पटी हो गई। इसीलिए उन्होंने मुझे इसकी देखभाल करने, संपत्ति से निपटने और फिर घर वापस जाने दिया ताकि कुछ हमारा स्टेटस बन पाए। इसीलिए जो 8 मिलियन है वो सिर्फ मेरा ही अकेला नहीं है बल्कि ये बहुत सारे एक्सपर्टों में स्प्लिट होगा। मैं इसे 5 तक कम कर सकता था लेकिन
लेकिन यही मेरा फाइनल ऑफर है और मैं कीमत की कटौती सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो मुझे इसे किसी और को बेचना पड़ेगा। वो आदमी इस समय दुखी दिख रहा था लेकिन जूफेन पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। वो बस उस घर को देखता ही जा रहा था और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।